हाउ टू राइट द आंसर्स। अब एक प्रॉब्लम है आपके सामने, वो पढ़ लीजिएगा ध्यान से फटाफट। श्याम वाज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ राम लिमिटेड, a non-government company at the AGM held on 30th September 2021। तो AGM में अपॉइंट हुए भाई साहब, बट ही हैज रिजाइंड, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज रिजाइंड आफ्टर 2 months एज ही वांटेड टू डिसकंटिन्यू द प्रैक्टिस। अब उसका रीजन है, वो अपना रीजन बता रहा है कि मैं अपना मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस छोड़ रहा हूँ, अब मैं प्रैक्टिसिंग सीए रहूंगा ही नहीं, तो ऑडिटर कहाँ से रहूंगा। और उसने सरेंडर कर दिया अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड ज्वाइंड अ जॉब, उसने जॉब भी ज्वाइन कर ली। तो रिटर्न रेजिग्नेशन में रीजन बताना होता है ना कि मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। देन एक्सप्लेन हाउ द न्यू ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय राम लिमिटेड एंड द कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद इन दिस रिगार्ड। तो अब आप इसमें आंसर में आपको दो बातें आपको डील करनी है। पहली बात, रेजिग्नेशन का जो प्रोविजन है उससे डील करना है, न्यू कैजुअल वैकेंसी में ऑडिटर अपॉइंट होना है, रिजाइन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है वो बताना है, और नया ऑडिटर अपॉइंट करना है इन द कैजुअल वैकेंसी, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है वो बताना है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और बहुत सारी चीज़ें बीच में आने वाली है मालूम, 139 सबसेक्शन 8 बीच में आने वाला है, सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 आने वाला है, 139 सबसेक्शन 1 और 141 की बात करेंगे बीच में, मतलब ये सब रेफरेंसेस में आएंगे फॉर्म एडीटी 1, तो ये सब कुछ अभी वो रेफरेंस में आने वाला है। तो अब मैं कहूँगा कि बहुत कुछ है, मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारा आपको मिक्सअप करके लिखना है। एंड टाइटल बनाना सबसे पहले, जैसे आप पार्ट ए अटेम्प्ट कर रहे हो, ऊपर लिखना पार्ट ए ऑन द फर्स्ट पेज, ऐसे ही छोटा सा ही लिखना। एंड देन क्वेश्चन, मान लो कि ये क्वेश्चन 1 पार्ट ए ही है जो हम कर रहे हैं, एंड द टाइटल वी हैव टू गिव कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर ड्यू टू रेजिग्नेशन। और फिर हम लिख रहे हैं एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 इफ द कैजुअल वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल रिकमेंड न्यू ऑडिटर within maximum 30 days of the date on which the casual vacancy is created। I am hoping कि provision सबको याद है। And thereafter the appointment of such new auditor shall be approved in the general meeting within maximum 3 months। पहले directors recommend करेंगे new auditor, उसके बाद general meeting में appoint करेंगे within maximum 3 months, and then new auditor will hold the office up to the next AGM। अब याद रखना कहाँ general meeting है कहाँ AGM है, मिक्स नहीं कर देना। तो अब आज से हम बात कर रहे थे कि within 3 months it will be approved in the general meeting, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी ऑब्वियसली, एंड देन he will hold the office up to the next AGM। and then going on further before the appointment of the new auditor, ऑडिटर के अपॉइंट होने से न्यू ऑडिटर जो अपॉइंट कर रहे हैं ऑडिटर इन कैजुअल वैकेंसी, उसको अपॉइंट करने से पहले कंपनी शैल ऑब्टेन द रिटन कंसेंट फ्रॉम हिम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 एंड शैल आल्सो ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम दैट ही फुलफिल्स द क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 141। याद है आपको, अपॉइंटमेंट से पहले रिटन कॉन्सेप्ट लेनी होती है कि अगर आपको ऑडिटर अपॉइंट करेंगे तो आप ऑडिटर वाला काम करने में इंटरेस्टेड हो, और 141 में डिस्क्वालीफाइड तो नहीं हो, और वो जो 20 की लिमिट होती है उस 20 की लिमिट के अंदर आप रहोगे। अगर हमारी कंपनी ने आपको ऑडिटर अपॉइंट किया तो इस बात का सर्टिफिकेट लिया जा रहा है। तो रिटन कॉन्सेंट भी आ गई, सर्टिफिकेट भी आ गया, मतलब देखो सारी बातें आ रही हैं। पहले बात कर रहे थे कि कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है तो ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे विद इन 30 डेज, और फिर जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे विद इन 3 months। वो बातें आ गई, दो बातें आ गई। एंड देन आई से फिर दो बातें और आ गई, रिटन कॉन्सेंट भी, सर्टिफिकेट भी आ गया। अपॉइंटमेंट के बाद कंपनी शैल इन्फॉर्म द न्यू ऑडिटर, अपॉइंट करने के बाद मैंडेटरी होता है बताना। उसके बाद रिजाइनिंग ऑडिटर की बात हो रही है, यहाँ तक अभी तक बात हो रही थी वो हमने फिल कर ली वैकेंसी। अब रिजाइनिंग ऑडिटर की बात हो रही है, उसको फॉर्म ADT 3 फाइल करना होता है टू द ROC विद इन 30 डेज अलॉन्ग विद द रीजन, और रीजन तो उसने बता ही रखा है कि मैं तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस छोड़ रहा हूं और मैं मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं। सो ही हैज टू गिव फॉर्म ADT 3 टू द ROC विद इन 30 days along with the reason of for resigning, and then within 30 days of submitting the resignation। मतलब कितने टाइम में फाइल करना होता है, तो हम कहते हैं फाइल ADT 3 टू द ROC विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ सबमिटिंग द रिटन रेजिग्नेशन टू द कंपनी। जिस दिन कंपनी को रिटन रेजिग्नेशन दिया उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर ROC के पास फाइल कीजिए अलॉन्ग विद द रीजंस, फॉर्म ADT 3 जाएगा। और फिर ये लीगल रिक्वायरमेंट कहाँ की है, सेक्शन 140। तो इसमें वो सारी बातें आ गई, फॉर्म ADT 3 जाएगा, ROC के पास विद इन 30 डेज जाएगा, साथ में रीजंस के साथ जाएगा, ये सब बताना मैंडेटरी है। और फिर हम कह रहे हैं वो टाइम लिमिट भी आ गया, 30 डेज इज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग टू द कंपनी। और फिर साथ में हमने सेक्शन नंबर भी बता दिया, मतलब सब कुछ ही तो बता रहे हैं, सब कुछ तो बता रहे हैं। फिर 139 सबसेक्शन 1 की बात हो रही है, दैट द कंपनी शैल फाइल द नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू ऑडिटर टू द ROC इन द फॉर्म ADT 1, वो हमेशा फाइल करना होता है विद इन 15 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर। तो सेक्शन नंबर भी आ गया, डेज भी आ गए, फॉर्म नंबर भी आ गया, तीन चीजें देखो, सेक्शन नंबर भी आ गया, फॉर्म नंबर भी आ गया और डेज भी आ गए।
हम कुछ मिस आउट कर ही नहीं रहे ना यहाँ पर, कंक्लूजन तक आ गए फाइनली। कंक्लूजन में क्या लिखना है, इन द गिवन केस अबव मिस्टर श्याम द रिटायरिंग ऑडिटर shall file form 83 to the ROC within 30 days of informing the reasons also, जो reasons उसके हैं, that reason और यहाँ पर आप reason explain कर सकते हो थोड़ा सा। reason क्या explain करना है कि उसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सरेंडर कर दिया है और अपना उसने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लिया है। और राम लिमिटेड कंपनी के लिए क्या ड्यूटी है कि सबसे पहला काम उनको रिटर्न कॉन्सेंट और सर्टिफिकेट लेना है न्यू ऑडिटर से, उसके बाद उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को न्यू ऑडिटर रिकमेंड करना है और जनरल मीटिंग में अप्रूव करना है, अपॉइंट करना है न्यू ऑडिटर एज पर द अबव प्रोविजंस एंड देन फाइल द फॉर्म ADT 1 ऑल्सो। खत्म। ये टोटल आंसर मतलब कितने लाइनों में गया होगा, तो मैं कहूँगा मैंने लिखने के बाद काउंट किया कि ये सब कुछ लिखने के बाद 28 लाइंस तो मैंने लिखी हैं, 28 लाइंस में मैंने आंसर लिखा है और बीच में मैंने कुछ 4 या 5 लाइंस ब्लैंक छोड़ी हैं, तो हो गया 32-33 लाइंस के आसपास। एक पेज पे खत्म नहीं हो रहा, हाँ टाइटल मिलाकर बात कर रहा हूँ, एक पेज पे खत्म नहीं हो रहा, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। और अगर आप कंक्लूजन की एक लाइन थोड़ा सा यहाँ कम कर सकते हो, ऊपर अगर कहीं मतलब थोड़ा सा कहीं एडजस्ट कर सकते हो, ये रेजिग्नेशन यहाँ अलग लाइन में जा रहा है, ये भी मैंने काउंट कर ली, तो अगर आप ये थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो तो मे बी इट विल कम ऑन 1 सिंगल पेज। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है और एक पेज पे आंसर आ जाता है। तो समझ में आ रही है कहानी कि आपको लिखना कैसे है। पहले लीगल प्रोविजन लिखना है फर्स्ट, सबसे पहले तो टाइटल लिखना है, सबसे पहले टाइटल लिखना है, और उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, रेड पेन से नहीं लिखेंगे भाई, ब्लू पेन से लिखेंगे, लीगल प्रोविजंस अंडर सेक्शन 139, 140 एंड 141। तो एक हेडिंग आप और बना सकते हो। तो लीगल प्रोविजंस अंडर सेक्शन 139, 140 एंड 141, और उसके बाद आपने सारे लीगल प्रोविजंस बताए, और जहां लीगल प्रोविजंस की कहानी खत्म हुई तो लीगल प्रोविजंस की कहानी खत्म होने के बाद आपने कंक्लूजन बताया। सो दिस इज हाउ एंड डन। तो मैं अब आपका और ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लूंगा, अब मैं आपको कुछ और यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। रादर मैं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बता दूं। मेरे हिसाब से रिवीजन टाइम, हाँ रिवीजन शेड्यूल, क्योंकि अभी आपको रिवीजन पे जाना है। आपने देखा मैंने अभी एक 10 मिनट की 12 मिनट की वीडियो डाली, रिवाइज योर बायबैक टॉपिक, मैंने वो भी यूट्यूब के ऊपर डाला, तो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। मतलब रिवीजन स्पीड, और उसमें भी आप इंक्रीज करके देख सकते हो, यू कैन इवन इंक्रीज द स्पीड एंड दैट एंड वॉच आउट। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन से कैसे डील करें, आई विल टॉक अबाउट दैट। फॉर ओल्ड सिलेबस पेपर वाज इजी, लिटरली माधव सर के नोट्स बहुत काम आए। वेरी गुड यार, वेरी गुड। सर 4 नंबर के लिए 1.5 पेज से ज़्यादा मार्क्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? नहीं, नथिंग लाइक दैट यार। आपको क्वेश्चन की ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर लिखना है आपको ना। आपको ये नहीं देखना कि यू डोंट हैव टू रियली लुक एट द लेंथ ऑफ द आंसर, कि आपको लंबा खींचना है, ऐसा नहीं। मतलब ज़बरदस्ती लंबा नहीं खींचना, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उतना ही बताना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वही बताया। यहाँ पर सेक्शन 139, 141, 140 तीनों के बारे में कुछ कुछ बताने की रिक्वायरमेंट थी, उन तीनों के बारे में बताया। और फिर जब तीनों के बारे में बताकर ख़त्म कर दिया, और पूरा थोड़ा ना बताया, सेक्शन 139 में जो और इतनी सारी बातें हैं वो सब थोड़े ना बताई। यहाँ पर जितना चाहिए था 139 सबसेक्शन 1 के बारे में और 139 सबसेक्शन 8 के बारे में टू द पॉइंट बताया। 140 सबसेक्शन 2 बताया, 140 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 टच किया नहीं। सेक्शन 141 का वो एक लाइन ही आता बीच में कि भाई कोई हमने डिस्क्वालिफिकेशंस यहाँ पर लिखी थोड़े ना है। मतलब जितना टू द पॉइंट आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उतना आप टू द पॉइंट आंसर लिख रहे हो यहाँ पर। सिंपल सिंपल, दैट्स इट। और पैराग्राफ्स में ब्रेक कर लेना। दिस इज योर फर्स्ट पैरा जिसमें आप 139.8 की बात कर रहे हो, दिस इज योर सेकंड पैरा जिसमें 139.1 की बात कर रहे हो, ये सेकंड पैरा थर्ड पैरा में। फिर 140 सबसेक्शन 2 की बात कर रहे हो। मतलब आंसर का फ्रेमिंग देख लो ना कि आंसर की फ्रेमिंग कैसे हो रही है। फर्स्ट पैरा वी आर टॉकिंग अबाउट 139 सबसेक्शन 8, सेकंड पैरा थर्ड पैरा वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, हल्का सा रेफरेंस 141 का भी आया, एंड देन मेन फोकस इज नेक्स्ट फोर्थ पैरा 140 सबसेक्शन 2,
फिर 139 सबसेक्शन 1 वापस से आ गया कि अपॉइंटमेंट के बाद क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट से पहले, अपॉइंटमेंट के बाद, वो सारी घटनाएं क्या हैं, और फिर लास्ट में कंक्लूजन आ गया। तो आपने सारे लीगल प्रोविजन बता दिए मतलब आप, लेकिन 139 तो 2 पेज का तो बेयर एक्ट में है, तो सारा थोड़ा ना बताएंगे, उतना ही बताएंगे ना जितनी लीगल रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। तो कुल मिलाकर लास्ट में कंक्लूजन दे दिया तो आपका काम हो गया। और अच्छा, एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं 139 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट, और एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। ये दो फॉर्मेट है लिखने के, या तो पैराग्राफ शुरू करते समय लिखते हैं एज पर सेक्शन 139, या फिर लिखते हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट। तो लिखने के दो तरीके हैं बस, और क्या है, दैट्स इट। तो प्रोवाइड्स दैट करके भी लिख सकते हैं, सेज दैट मत लिखना, टेल्स दैट मत लिखना, प्रोवाइड्स दैट लिखना, और या प्रिस्क्राइब्स दैट, कुछ इस तरीके से लिखना। तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर।